हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोकेम एससी सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप आप सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। जैसे कि हम लोगों ने CBT 1 के लिए जो बैच स्टार्ट करके रखा है, साथ ही साथ ये पटवार के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड है, तो अपन इनको वहाँ से भी यानी पटवार के लिए भी पटवार की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी अपन लोग इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ राजस्थान पुलिस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपन लोग इस टाइम जनरल साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं। अपन लोगों ने अभी करंट के अंदर डिजीज स्टार्ट कर रखा है, ह्यूमन डिजीज, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन लोगों ने कवर कर लिया है। एक तो वायरल डिजीज और दूसरा बैक्टीरियल डिजीज। इसके अलावा भी कुछ डिजीज हो जाती है, लाइक प्रोटोजोवन डिजीज हो गया, फंगल डिजीज वगैरह हो गया, डेफिशिएंसी डिजीज वगैरह हो गया। तो ये सारी डिजीज अपन लोग कवर करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी अपन लोग तंत्र वगैरह पढ़ते हैं, सिस्टम जो अपन लोग पढ़ते हैं, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो, उनके लास्ट में भी अपन लोग कुछ डिजीज पढ़ते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज यानी ऐसे बोले कि जो कुपोषण जनित रोग होते हैं, जो किसी की कमी से रोग होते हैं, वो अपन लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जहाँ पर अपन लोग प्रोटीन की कमी से रोग देखेंगे। तो वो सारी बातें अपन लोग उस सिस्टम के लास्ट में कर लेंगे। और हार्ट से रिलेटेड जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, तो ये सारी डिजीज अपन लोग कहाँ पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बीमारी सारी पढ़ेंगे। डिजीज अपन लोग को सभी आना चाहिए, जो भी अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, जितना पोर्शन अपने को याद करना है वो सभी चीज़ें अपन लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, है ना। तो अभी अपन दो डिजीज और कवर करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। एक तो प्रोटोजोवन डिजीज और दूसरी आती है फंगल डिजीज। ठीक है, तो दोनों अपन लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद कल अपन लोग क्वेश्चंस देखेंगे डिजीज के ऊपर, और मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करवाने की। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी देखेंगे और अपन लोग नए क्वेश्चंस भी देखने वाले, है ना। तो आज का सेक्शन अपन लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोवन डिजीज से। और इसके अंदर भी एक डिजीज है जो बहुत बार इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि मलेरिया आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो मलेरिया से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और मलेरिया जो डिजीज है अपन को इसके लिए पूरा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। और पहले डिजीज है अपनी प्रोटोजोवन डिजीज, अपन लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। पहली डिजीज अपन लोग देखते हैं जिसका नाम है मलेरिया। पहली डिजीज क्या है, मलेरिया। क्वेश्चन आता है कि भैया मलेरिया दिवस यानी कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड मलेरिया डे। तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। जैसे कि अपन लोगों ने देखे थे ना, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, वैसे ही अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो याद रखना 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस अपन लोग मनाते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके वेक्टर की खोज किसने की थी, इसके वाहक की खोज किसने की थी। ध्यान से देखना, वाहक की बात करें, वाहक का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इस प्लाज्मोडियम से यानी जिससे ये बीमारी होती है मलेरिया वाली, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने का कार्य जो करता है उसको अपन बोलते हैं वाहक। जैसे कि मलेरिया के अंदर मादा एनाफिलीज वाहक है। क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर क्या है, वाहक है। तो ये क्या है, एक वेक्टर हो गया, कैरियर हो गया। तो इसकी खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। बच्चों याद रखना है, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के वेक्टर की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मलेरिया की वेक्टर की खोज अपन को याद रखना सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। उसके बाद अपन लोग बात करें इसके अंदर रोग कारक क्या होता है, यानी कौन ये रोग फैलाता है, मलेरिया रोग कौन करता है। तो प्लाज्मोडियम जो होते हैं ये इस मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होते हैं। प्लाज्मोडियम वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में 4 ही है। मोस्टली जो प्लाज्मोडियम होता है जो घातक होता है, जिससे बहुत सारी डेथ हो जाती है, वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। याद रखना बच्चों, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। लेकिन आपको इतना नहीं आएगा, आपको नॉर्मली प्लाज्मोडियम ही पूछेगा, तो आपको यही याद रखना है। देन बात करें वाहक, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक ये फैलता है। ओके, तो अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा आपको लाइफ साइकिल बता देता हूँ। जैसे ही मादा एनाफिलीज मच्छर, अगर उसके लार के अंदर ये प्लाज्मोडियम, ये जो प्रोटोजोआ होता है वो प्रेजेंट है, तो वो अपने ब्लड के अंदर मिक्स होगा। ठीक है, जैसे ब्लड के अंदर मिक्स होता है तो ये ब्लड से कहाँ पे जाता है, अपने लीवर के अंदर जाता है, और लीवर में जाने के बाद अपनी संख्या बढ़ाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी ग्रोथ को करेगा, अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, बहुत सारे नंबर बढ़ाता है। ये जो ग्रोथ होती है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, मोस्टली अपन को ये याद रखना है।
तो लीवर के अंदर जाकर, क्योंकि अच्छा खासा खाना मिल जाता है इनको, सीधी सी बात है, तो लीवर में जाने के बाद ये अपने ग्रो करता है, ग्रोथ करने के बाद ये आता है फिर ब्लड के अंदर। तो जैसे ब्लड के अंदर आता है, ब्लड में आते ही ये क्या करेगा, आरबीसी के अंदर इंटर हो जाते हैं, यानी अपनी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनके अंदर ये इंटर हो जाते हैं। तो आरबीसी में जैसे इंटर होते हैं वहाँ पर भी ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वहाँ पर भी अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, और जैसे आरबीसी से बाहर निकलते हैं तो आरबीसी को रैप्चर कर देते हैं, उसको फाड़ देते हैं। तो जैसे आरबीसी रैप्चर होगी तो एक रसायन मुक्त होता है उस समय, जिस रसायन का नाम होता है हीमोजोइन। क्या रसायन है वो, हीमोजोइन। और जो मलेरिया के अंदर बुखार आता है वो इसी हीमोजोइन नामक रसायन के कारण आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये अपन को ऐसे ही याद रखना है। तो हीमोजोइन नामक जो रसायन होता है वो जब आरबीसी नष्ट होती है उस समय रिलीज होता है, उस समय ये निकलता है। तो जैसे हीमोजोइन रसायन हमारे शरीर में आएगा तुरंत हमें क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाता है। तो इसके प्रभाव की बात करते हैं। अगर इसका इफेक्ट की बात करें तो ठंड के साथ तेज बुखार आना नॉर्मल सी बात है। ये बुखार किसके कारण आता है, हीमोजोइन नामक रसायन के कारण आता है। और इसके अंदर आरबीसी नष्ट होती है बच्चों, क्या इसमें रेड ब्लड कार्पल्सेस इसके अंदर नष्ट होती है, लाल रक्त कणिका इसमें नष्ट होती है, इरिथ्रोसाइड अपन इसको बोलते हैं। अब आता है कि भैया उपचार। तो उपचार की बात करें तो कुनिन, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। उपचार के लिए अपन लोग कुनिन नामक ड्रग देते हैं, साथ ही साथ क्लोरोविन भी अपन लोग देते हैं, ठीक है ना। एक ड्रग्स आजकल और चल रही थी स्टार्टिंग के अंदर, जो कोविड-19 के पेशेंट को भी दे रहे थे, HCQ जिसको अपन लोग बोलते हैं ना, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन बोलते हैं ना। तो ये ड्रग्स भी अपन लोग कोविड-19 के पेशेंट को दे रहे थे। देन बात करें जो कुनिन होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चा, जो कुनिन होती है वो सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना एक पेड़ का नाम है जिसके छाल से ये दवा प्राप्त होती है, ये ड्रग्स प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन में आया हुआ है, कुनिन जो ड्रग्स होती है वो कौन से पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। बच्चों याद रखना, ये सिनकोना पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। तो मलेरिया वाला पोर्शन में अंदर अपन को इतना तो खैर आना ही चाहिए, आपको पता है, क्योंकि मलेरिया से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं डिजीज की, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस या फिर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में इसको निंद्रा रोग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, निंद्रा रोग बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस अपन इसको बोलते हैं। पॉजिटिव एजेंट रोग कारक बच्चों अपन को याद रखना है, जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा ये रोग कारक है जो अपन को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक परजीवी होता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, ये परजीवी होते हैं, ठीक है ना। प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, पैरासाइट या फिर परजीवी होते हैं। तो प्रोटोजोन्स के बारे में हम कुछ आपको एक्स्ट्रा और थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तो पता होगा लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रोटोजोन्स के बारे में। देखो प्रोटोजोन्स के बारे में, प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने, और जोन्स किसको बोलते हैं आप लोग, एनिमल को। तो ये बहुत पुराने प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं बच्चों, याद रखना, ये यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। और साथ ही साथ अपन को याद रखना प्रोटोजोआ होते हैं, ये कहाँ पर रखे गए हैं, तो ये प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं, ये प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। प्रोटिस्टा के अंदर ये एक कोशिकीय होते हैं बच्चों, याद रखना, ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी नॉर्मल सी बातें हैं जो अपन को याद रखनी है, प्रोटोजोन्स कहाँ पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, ये जो डिजीज चल रही थी अपनी स्लीपिंग सिकनेस वाली, ठीक है, निंद्रा रोग जिसको अपन लोग बोलते हैं, जिसका रोग कारक ट्रिपेनोसोमा है। ये डिजीज एक वाहक, याद रखना, एक मक्खी होती है जो इस प्रोटोजोआंस को कैरी करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। उस मक्खी का नाम याद रखना, सीसी फ्लाई। क्या नाम है उसका, सीसी फ्लाई। एक मक्खी और आगे आएगी, सैंड फ्लाई, लेकिन आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सीसी फ्लाई जो मक्खी है वो किसके लिए आती है, याद रखना, ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए होती है, उसका ये वाहक होता है। इतना क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट अपन लोग बात करें, अगर इसके सिम्टम की बात करें, साइनस सिम्टम की बात करें, तो इसके अंदर फीवर आता है, बुखार आता है, शरीर और शारीरिक और मानसिक निष्क्रियता आ जाती है, मतलब कि दिमाग क्या कहता है, काम करना कम कर देता है, ठीक है, थकान, कमजोरी बहुत जल्दी आती है, और साथ ही साथ सिर में दर्द रहता है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सिम्टम नॉर्मली इसके अंदर होता है। आप लोग सिम्टम याद रखे या नहीं रखे, लेकिन बीमारी का नाम यानी किससे होती है, कौन से जनित बीमारी है, याद रखना है। दूसरा अपन को याद रखना इसका रोग कारक क्या है। तीसरा अपन को याद रखना इसका वाहक क्या है। अगर उसका टेस्ट भी आए, यानी कि कौन से डिजीज में कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो वो सारे टेस्ट अपन को याद रखना है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं जो की पॉइंट है, जो अपन को डायरेक्टली याद रखने हैं।
नेक्स्ट थर्ड अपन लोग प्रोटोजोन्स डिजीज की बात करें वो है पायरिया। देखो पायरिया जो होती है वो एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। किसके द्वारा होती है पायरिया? एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें मसूड़ों के अंदर पस आना स्टार्ट हो जाता है, दांतों की जो जड़ होती है उसके अंदर घाव होना स्टार्ट हो जाता है, दांतों की जड़ों में घाव होना स्टार्ट हो जाता है, बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। ये नॉर्मली कौन सी डिजीज में होता है? पायरिया के अंदर होते हैं ना। आप लोग कंपैरिजन करते होंगे विटामिन सी जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, उसके अंदर भी मसूड़ों के अंदर खून आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वहां से आप देख सकते हो। तो नॉर्मली अगर जिस किसी को ये डिजीज होती है पायरिया वाली, तो उसको विटामिन सी ऐसे फूड खाना चाहिए जिसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो, यानी कि उनको खट्टे फल खाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट डिजीज की अपन लोग बात कर लेते हैं बच्चों, वो है काला अजार। कौन सी है? काला अजार। तो रोग कारक क्या है इसका? रोग कारक लेशमानिया डोनोवानी। काला अजार का रोग कारक क्या होता है? लेशमानिया डोनोवानी। और इसका वाहक अपन को याद रखना बालू मक्खी, जिसको अपन लोग सैंड फ्लाई बोलते हैं। ठीक है, बालू मक्खी यानी इसका रोग कारक क्या है? सैंड फ्लाई। तो पहले वाला आपको सीसी फ्लाई याद रखना और काला अजार का अपन को सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी याद रखना। वैसे मक्खी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो मस्का डोमेस्टिका होता है। ओके, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके अंदर भी भैया तेज बुखार आती है, नॉर्मल सी बात है। काला जार के अंदर क्या आती है? तेज बुखार यानी हाई फीवर इसके अंदर होता है। फिफ्थ नंबर की प्रोटोजोन डिजीज की बात करें तो वो है पैचिज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्री। इसका जो रोग कारक होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका रोग कारक होता है। ये भी परजीवी होता है जो कहाँ रहता है? अपनी आंत में रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। ठीक है, नॉर्मली बच्चों के अंदर देखा गया है कि वो जो मिट्टी खाते हैं ना, जो संक्रमित मिट्टी होती है, तो भैया ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके शरीर में चले जाते हैं और आंत के अंदर रहना स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ से उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है और बच्चे को क्या हो जाता है? डायरिया वगैरह हो जाता है। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को पानी को उबाल कर पीना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर वो दूषित पानी पीते हैं, यानी ऐसा पानी पीते हैं जिसके अंदर एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका वाले प्रोटोजोन्स प्रेजेंट हो, तो नॉर्मल सी बात है उनको ये डिजीज हो जाएगी। कॉमन डिजीज है बच्चों के लिए। तो पानी को क्या करना है? उबाल के पीना, खाने को ढक के रखना है। बच्चों को मिट्टी के अंदर अगर छोड़े तो उनका ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे मिट्टी बहुत ज़्यादा खाते हैं, नमकीन लगती है ना, थोड़ी टेस्टी लगती है उनको। देन बात करते हैं आप लोग फंगल डिजीज यानी कि कवक जनित रोग। याद रखना क्या? कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, फंगल डिजीज। तो अपन लोगों ने प्रोटोजोन्स डिजीज अभी कवर कर ली थी। प्रोटोजोन्स के अंदर अपन को इतने ही डिजीज याद रखने हैं, लेकिन ये अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर फंगल डिजीज यानी कवक से होने वाले रोग। पहली डिजीज आती है अस्थमा। ठीक है ना, क्या होती है पहली डिजीज? अस्थमा। देखो अस्थमा का जो रोग कारक होता है वो अपन को याद रखना है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। बच्चों इंपॉर्टेंट है ये। अस्थमा का जो रोग कारक होता है, जो कवक होता है, वो कौन सा है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो ये इसी रोग कारक के द्वारा अस्थमा जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना सांस भर गए, सांस फूल जाती है, साउंड आना स्टार्ट हो जाता है, जो ट्रेकिया होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो जो साउंड आता है, अपन लोग जब सांस लेते हैं ना तो एक साउंड क्रिएट होता है, एक सीटी सी बजती है। तो इसी डिजीज को अपन लोग क्या बोलते हैं? अस्थमा बोलते हैं। इसके उपचार के लिए अपन लोग कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं? तो इसके उपचार के लिए दो मेडिसिन अपन लोग देते हैं, एक तो डेरिफाइलिन, एक आता है टेड्रॉल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग डिजीज की, जिसका नाम है बाल्डनेस, या अपन इसको क्या बोलते हैं? गंजापन। बाल्डनेस या फिर गंजापन। तो इसका जो रोग कारक होता है वो क्या होता है? टीन या कैपिटिस। बच्चों रोग कारक इसका याद रखना है। इसका रोग कारक क्या होता है? टीन या कैपिटिस। देखो बाल्डनेस आपने देखा होगा, कई पीपल ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन घूमने जाते हैं, जब वापस आते हैं तो उनके सर पे बाल ही नहीं होते। वहाँ पर हो सकता है वो ऐसे टॉवल वगैरह यूज कर लेते हैं किसी दूसरे का जो इस रोग से ग्रसित हो। क्योंकि ये क्या होता है? ये संक्रमित बीमारी होती है भैया। अगर ये रोग कारक अपने शरीर के अंदर अपने टॉवल यूज किया और वही टॉवल कोई दूसरा यूज करा, तो भैया उनके शरीर के ऊपर भी, उनके सिर के ऊपर भी ये जो रोग कारक होता है वो लग जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा करने से बचे। अपन का खुद का टॉवल होना चाहिए, अपन के खुद का कंघा वगैरह होना चाहिए। तो इस रोग में क्या होता है? जो बालों की ग्रंथि होती है, ठीक है ना, जहाँ से बाल अपने स्कल के अंदर चिपक के रहते हैं, ठीक है, जो ग्लैंड होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, वो कंप्लीटली डैमेज हो जाती है। तो धीरे धीरे जैसे अपन लोग ऐसे करते हैं तो पूरे हाथ में उतने के उतने बाल आ जाते हैं, गुच्छे के अंदर बाल टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ समय बाद तो ऐसा आता है कि सिर पे बाल ही नहीं है। ठीक है, तो सर के बाल इसमें टूटने लगते हैं, कंप्लीटली झड़ जाते हैं, पूरा एकदम साफ बाल्डनेस के अंदर, एकदम से साफ। देन बात करते हैं अपन लोग दाद, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिंगवर्म बोलते हैं।
ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, संक्रामक रोग होता है। अगर अपन की स्किन के ऊपर ये रिंगवर्म है तो अपन ने किसी हेल्थी पर्सन को टच कर दिया तो ये रिंगवर्म उनके भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या अपने इस हाथ के अंदर है तो अपन ने इस वाले हाथ को टच कर लिया तो इस हाथ के अंदर भी हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, जो रिंगवर्म होता है, दांत जो होता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक रोग होता है। इसके रोग कारक 3 है जो कि 12th एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, और ये तीनों रोग कारक आपको डायरेक्टली याद रखना है। कोई सा भी पूछ सकता है, मोस्टली जो पूछेगा वो यही है। कौन सा है? ट्राइकोफाइटोन। तो पहले बात करें तो पहला जो रोग कारक है इसके अंदर वो है ट्राइकोफाइटोन। सेकंड आता है माइक्रोस्पोरम, और थर्ड आता है एपिडरमॉर्फाइटोन। ठीक है ना, तो एपिडरमॉर्फाइटोन, ट्राइकोफाइटोन आ गया, देन आ गया माइक्रोस्पोरम हो गया। तो बच्चों तीनों रोग कारक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों रोग कारक क्या करते हैं? अपने बॉडी के ऊपर रिंगवर्म फैलाते हैं। अब ध्यान से देखना, एक डिजीज और आती है इसी के अंदर, एथलीट फुट। ठीक है, तो जो एथलीट फुट होता है, ये जो डिजीज होती है, ये इसके अंदर भी रोग कारक कौन सा होता है? ट्राइकोफाइटोन ही होता है। कौन सा होता है? ट्राइकोफाइटोन ही होता है। देखो जितने भी एथलीट्स होते हैं मोस्टली वो सारे दिन दौड़ते रहते हैं, ठीक, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, पैरों के अंदर जूते वगैरह पहन के वो दौड़ते हैं। तो जैसे वो पूरे दिन अगर जूते पहने हुए तो नॉर्मल सी बात है पैरों के अंदर नमी होना स्टार्ट हो जाएगी, पैर कैसे हो जाएंगे? थोड़े से मॉइस्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है, जब वो दौड़ते हैं या फिर कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि वो नंगे पाँव दौड़ते हैं तो मिट्टी के अंदर ये कवक उपस्थित होते हैं और ये उनके पैरों के अंदर चिपक जाते हैं, अंगुलियों के बीच में चिपक जाते हैं, और वहाँ पर इनको नमी मिल जाती है, अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं? ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और मोस्टली एथलीट्स के अंदर जो दाद होता है वो पैरों में होता है, तो उसका नाम ही क्या रख दिया? एथलीट फुट। यानी जो एथलीट्स के अंदर जो पैरों के अंदर दाद हो रहा है उसका नाम क्या हो गया? एथलीट फुट हो गया। तो इसके अंदर भी रोग कारक कौन सा होता है? ट्राइकोफाइटोन रोग कारक होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? ट्राइकोफाइटोन ही होता है। त्वचा के ऊपर लाल रंग के गोल गोल चकते हो जाते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, दांत इस तरह के ही दिखते हैं, राउंड राउंड से दिखते हैं अपन को, वो धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। फोर्थ डिजीज की बात करते हैं, वो उसको बोलते हैं स्कैबीज या फिर खाज। इसका रोग कारक होता है एक्केरेस स्कैबीज। बच्चों याद रखना, रोग कारक क्या है इसका? एक्केरेस स्कैबीज इसका रोग कारक होता है। और नॉर्मली क्या होता है इस डिजीज के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर क्या होती है? खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, स्कल क्या हो जाती है, अपन खुजाते रहते हैं सारे दिन। तो ये डिजीज कौन सी होती है? स्कैबीज होती है। इसका रोग कारक क्या होता है? एक्केरेस स्कैबीज इसका रोग कारक होता है। बच्चों आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गए अपने फंगल डिजीज भी। तो 4 अपन को फंगल डिजीज याद रखना है, और ऊपर वाली अपन ने प्रोटोजोन्स डिजीज देख ली थी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा फिर से, जो डेफिशिएंसी डिजीज है, जो कमी से होने वाले रोग हैं, जैसे क्वाशियोकर हो गया, मेरेस्मस रोग हो गया, ये सभी अपन देखेंगे कहाँ पर? जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पर। तो कुपोषण जनित रोग जिसको अपन लोग बोलते हैं ना, डेफिशिएंसी डिजीज, तो ये वहाँ पर अपन लोग देखेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, तो ये सारी डिजीज अपन देखेंगे जब अपन लोग सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन के जस्ट बाद यानी कि परसों अपन लोग सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है ना? ओके, तो अच्छे से अपन को सब चीज़ें पढ़ना है। अच्छा, तो ये डिजीज अपनी कवर हो गई है आज, और कल अपन लोग इसके कंप्लीट क्वेश्चन लेके आ जाएंगे जितने मुझसे हो पाएंगे। मोस्टली प्रीवियस ईयर की भी मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, और नए क्वेश्चन भी है तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो अपन लोग अच्छा खासा एक मतलब पूरा पीडीएफ क्रिएट करेंगे, पूरा पीडीएफ तैयार करेंगे। क्वेश्चंस का पीडीएफ भी कल वाला मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है अपना बायोकेम ऐसी सर, बायोकेम ऐसी सर, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर अपन लोग मतलब कि टाइम टू टाइम जो भी पीडीएफ वगैरह होती है, जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जो लिंक वगैरह होती है, वो सभी अपन लोग इसके अंदर अपलोड करते रहते हैं। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक और है, लेकिन आप ये कर लो, सीधी सी बात, दोनों के अंदर अपन लोग सेम प्रोसेस रखते हैं। तो आप एक कोई सा भी चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अपना डिजीज वाला पोर्शन लगभग हो गया। जो बची हुई डिजीज है मैंने आपको बता दिया था, जब आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो हर टॉपिक के लास्ट में वो सारी डिजीज देखने वाले। तो छोड़ेंगे तो कुछ नहीं भैया, सीधी सी बात है ना। पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन अच्छे से एक तरीके से आप लोग सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज का सेक्शन आप लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। छोटा सा वीडियो बना, लगभग 19-20 मिनट का।
पढ़ने में आसानी होगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, ठीक है। एक बार उसको रिवाइज कर लेना और अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से टाइट हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है दोस्तों, विटामिन्स वाला और डिजीज वाला जो चैप्टर है उसको हर 7 दिन से रिविजन में रखना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे होते हैं रटने वाले होते हैं। इनको मतलब ये बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। 7-8 दिन अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद कभी आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टिल एग्जाम तक अपन को टॉपिक को रिवीजन में रखना है, बार बार इसको पढ़ना है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक सारे टॉपिक्स अपन को रिवीजन में रखने हैं। पढ़ दिया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बना दिए और भी अच्छी बात है, फिर से रिवाइज कर लो इसको। टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। जब अपन लोग रिवीजन में रखते हो तो कुछ भी समय नहीं लगता और एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है, कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अपना ये टॉपिक एकदम से परफेक्ट हो गया, इसके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ साथ बनाते चलो। जैसे आज डिजीज वाला हो गया तो आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बनाते चलिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के अंदर जो जनरल साइंस का अपना पेज है, अकाउंट है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो काफ़ी बच्चे वहाँ पे इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे डाउट पूछते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है उनको जवाब देना। और मैं किसी को भी ऐसे डिले नहीं करता, मोस्टली मैं उन सभी को रिप्लाई कर देता हूँ। हालांकि कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन रिप्लाई जरूर करता हूँ सभी को। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। और ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं और कल अपन मिलेंगे इवनिंग 6 o'clock, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ में जो कि डिजीज के लिए क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से अपना ध्यान रखना, टाटा।